जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपके पास ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, यस या नो। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज की जो क्लास हमारी रहेगी वो मौर्य समाज के लिए और मौर्य साम्राज्य के लिए एक अंतिम क्लास रहेगी। इसके अंदर हम मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन से लेकर उनकी न्याय व्यवस्था तक को पढ़ेंगे। तो कमेंट कर दीजिए आप एक बार, आपको वॉइस प्रॉपर आ रही है और जुड़ जाइए सभी एक बार। ऊपर आ रही है और जुड़ जाइए सभी एक बार। ऊपर आ रही है और जुड़ जाइए सभी एक बार। जी लोग, कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ओके है, जुड़ जाइए। अंजू दक्ष, गुड इवनिंग बहन, गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप सभी को। शुभ संध्या भाई, शुभ संध्या। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग आपको हर इंफॉर्मेशन मिलती रहे और जो हमारी क्लासेस होती है उसके लिंक्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड होते रहे। फिलोफॉर्म के इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज एंड फैक्ट होती है। मौर्य साम्राज्य को हमने पढ़ना शुरू किया था और आज हम मौर्य साम्राज्य को समाप्त करके कल मौर्योत्तर को शुरू करने जा रहे हैं। जुड़ जाइए सब एक बार। तो आज हमें शुरू करना है मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय प्रशासन। कल हमने केंद्र का प्रशासन यहाँ पर पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय प्रशासन। कैसा प्रशासन? प्रांतीय प्रशासन। मौर्य प्रशासन में प्रांतों को आहार या विश कहा जाता था, जो विषयपति के अधीन होती थी। जिले का प्रशासन स्थानिक संचालित करता था, जो समहर्ता के अधीन होते थे। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। प्रशासकों के सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों के शासन संभालता था। यानी प्रशासन में सबसे छोटा रूप किसका है? गोप का है, जो क्या करता है? 10 गांव के समूह को संभालता है। देखिए क्या है प्रांतीय प्रशासन।
प्रांतीय प्रशासन, जिसे क्या कहते हैं, चक्र भी कहते हैं, चक्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चक्र भी कहते हैं। यहां पर जो शासन करता था वो राष्ट्रपाल या कुमारपाल, कुमारपाल यहां पर राष्ट्र शासन करता था या फिर शासन करता था। प्रांत जो थे, प्रांत मंडल, कमिश्नरी मान लो, कमिश्नरी, और यहां पर प्रदेष्टा, यहां पर अधिकारी कौन थे, प्रदेष्टा यहां पर अधिकारी थे। प्रांत मंडलों में अधिकारी कौन है, प्रदेष्टा। प्रांत अधिकारों में, प्रांत मंडलों में अधिकारी कौन है, प्रदेष्टा। प्रदेष्टा अर्थशास्त्र में इसका नाम मिलता है, ये प्रदेष्टा नाम किसमें मिलता है, अर्थशास्त्र। क्या मिलता है, अर्थशास्त्र में इसका ये नाम देखने को मिलता है। अन्य नाम क्या है इनका, अन्य नाम पारदेशिक, पारदेशिक, अन्य अभिलेखों में ये नाम देखने को मिलता है। देखिए, प्रदेष्टा नाम जो मिलता है वो प्रांत मंडल के अधिकारियों को कहा जाता है, वो नाम हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। और अन्य नाम हमें इसका पारदेशिक देखने को मिलता है। अन्य नाम क्या देखने को मिलता है, पारदेशिक देखने को मिलता है। मंडलों को अवहार क्या कहा जाता है, प्रांतों को क्या कहा जाता है, आहार या विष कहा जाता है, आहार या विषय कहा जाता है। ठीक है, आहार या विषय, आहार जो थे ये विषय में विभाजित थे, प्रांतों को आहार, ठीक है, और क्या में विभाजित थे। देखिए, आहार जो थे वो किस में डिवाइड थे, विषय में। विषय जिले की संख्या दिखाई गई है, जिले के तौर पर विषय का प्रमुख विषयपति, प्रमुख विषयपति, एग्रोनोमोई, एग्रोनोमाई, एग्रोनोमाई शब्द इसके लिए मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने प्रयोग किया है। एग्रोनोमोई नाम इसके लिए किसने प्रयोग किया है, मेगास्थनीज ने प्रयोग किया है। क्लियर है। रजुक विषय में न्याय करने वाला, युक्त विषय में कर इकट्ठा करने वाला, कर इकट्ठा करने वाला। रजुक कौन है, विषय में न्याय करने वाला, ठीक है। युक्त कौन है, विषय में कर इकट्ठा करने वाला। इसके लिए मेगास्थनीज ने जो विषयपति है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया, एग्रोनोमोई। कौन सा वर्ड यूज किया, एग्रोनोमोई वर्ड उसने यूज किया। क्लियर है। देखिए भाई, आगे बढ़े।
In the Maurya was divided into ahar or subject which were under the control of Vishwapati. The administration of the district was conducted by Sthanik, who was under the Samharta. The smallest unit of Maurya administration was the village. The head of the village was called Gramik. The smallest among the administrator was Gop, who ruled 10 villages. कमेंट कीजिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई। शासन की सबसे छोटी। यहाँ पर प्रमुख कौन है? यहाँ पर प्रमुख है ग्रामणी। प्रमुख कौन है? प्रमुख है यहाँ पर ग्रामणी। गांव के अंदर दो स्वरूप थे। गांव के दो स्वरूप। एक तो स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वरूप जो था, इसमें 100 गांव होते थे। कितने गांव? 100 गांव का समूह। यहाँ पर प्रमुख जो होता था स्थानिक। यहाँ पर प्रमुख कौन था? यहाँ पर प्रमुख था स्थानिक। प्रमुख कौन है यहाँ पर? स्थानिक। जो स्थानीय स्वरूप है वहां पर प्रमुख कौन है? स्थानिक। फिर आ जाता है संग्रहण। जो ये संग्रहण रूप था, इसमें 10 गांवों का समूह होता था। 10 गांव का समूह होता था। यहाँ पर जो प्रमुख होता है उसे गोप या गोपता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोप या गोपता उसे कहा जाता है। गांव सबसे छोटी इकाई शासन की। प्रमुख ग्रामीणी। गांव के दो स्वरूप, एक स्थानीय और एक संग्रहण। स्थानीय के अंदर 100 गांव का समूह और जिसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? स्थानिक। और फिर आ जाता है संग्रहण। संग्रहण के अंदर 10 गांव का समूह और जिसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? गोप कहा जाता है। गोप या गोपता कहा जाता है। क्लियर है? मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। तो 5 प्रांतें और देख लेते हैं कौन कौन सी थी। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या
5 थे। 5 कौन कौन से? प्रांत, और यहां पर लिखेंगे राजधानी। प्रांत। उत्तरापंथ। उत्तरापंथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। उत्तरापंथ की राजधानी तक्षशिला। अवंती। अवंती की उज्जैनी। फिर आ जाता है कलिंग। कलिंग की थी तोशली। कलिंग की क्या है? तोशली। फिर आ जाती है दक्षिणापंथ। सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी। ठीक है, क्या जाती है? सुवर्णगिरी इसकी राजधानी आ जाती है। फिर आ जाता है प्राची या प्राची। इसकी जो राजधानी आती है पाटलिपुत्र। यहां पर लिख देते हैं प्राची या प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। प्राची या प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। प्रांतों के अंदर मौर्य साम्राज्य के अंदर कितने प्रांत है? 5 प्रांत है। कितने प्रांत है? 5 प्रांत है। प्रांत और राजधानी की बात करें, उत्तरापंथ की राजधानी, उत्तरापंथ की राजधानी तक्षशिला। उत्तरापंथ की राजधानी तक्षशिला। अवंती की उज्जैनी। अवंती की उज्जैनी। और अवंती उज्जैनी के अंदर ही महिष्मती साम्राज्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। महिष्मती उज्जैनी का। कलिंग तोशली। कलिंग तोशली। दक्षिणापंथ की सुवर्णगिरी। दक्षिणापंथ की सुवर्णगिरी। प्राची या प्राची की पाटलिपुत्र। प्राची या प्राची की पाटलिपुत्र। ठीक है। नगर के अंदर हमने चर्चा की। नगर के अंदर प्रांतीय प्रशासन की हमने चर्चा की। प्रांतीय प्रशासन के अंदर विषय आहार, और विषय के अंदर आहार के अंदर राष्ट्र, और विषय के अंदर विषयपति, और नगर के अंदर नागरिक या नगरपौर ये होता था। और ग्राम के अंदर सबसे छोटी इकाई ग्रामीण, और ग्रामीण के अंदर जो होता था क्या, 2 भाग थे, एक स्थानिक और एक संग्रहण। स्थानिक के अंदर 100 गांवों का समूह जिसमें प्रमुख को स्थानिक, और संग्रहण के अंदर 10 गांवों का समूह जिसके प्रमुख को गोप कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं नगर प्रशासन की तरफ। किसकी तरफ? नगर प्रशासन। प्रांतीय हमने पढ़ा, केंद्र पढ़ा, केंद्र के बाद प्रांतीय पढ़ा, प्रांतीय के बाद अब नगर को पढ़ते। नगर। मौर्य साम्राज्य का नगरीय प्रशासन। मैगस्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 6 समितियों में बटा हुआ था। प्रथम समिति जो थी उद्योग शिल्प का निरीक्षण करती थी। क्या करती थी? उद्योग शिल्प का निरीक्षण करता था। निरीक्षण यानी देखभाल करती थी। उद्योग क्या थी? उद्योग की प्रथम समिति जो थी वो शिल्प कला समिति आप इसको बोल सकते हो। ये उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करती थी, देखभाल करती थी। लवी ठाकुर कितनी स्लाइड हो गई भैया? सेकंड स्लाइड पर आए हैं। और अभी तो वैसे तो लेकिन क्लास हुए स्टार्ट हुए अभी हमें लगभग 25 मिनट हो चुके हैं। 25 टू 28 मिनट। आगे बढ़े। कमेंट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर।
बिल्कुल ठीक। नगर प्रशासन, नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण, विस्तृत विवरण, विस्तृत विवरण हमें कहां से मिलता है? मेगास्थनीज की इंडिका से मिलता है। मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका से हमें विस्तृत विवरण मिलता है। यह माना जाता है कि सामान्यतः, यह सामान्यतः, यह सामान्यतः देखने से ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि यह पाटलिपुत्र का वर्णन है। किस चीज का वर्णन है? पाटलिपुत्र का वर्णन। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासन के नगरीय प्रशासन जो था 6 समितियों में भगा हुआ था। कितने समितियों में? 6 समितियों में बटा हुआ था। इन 6 समितियों के अंदर 5 सदस्य होते थे। ठीक है, 30 सदस्यों का 30 सदस्यों वाले एक मंडल यहाँ पर रहता है। देखिए, नगर प्रशासन, 30 सदस्यों वाली पांच सदस्य। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इनका चुनाव न होकर नियुक्ति की जाती थी, की जाती थी। विस्तृत नौकरशाही यहाँ पर दिखाई देती है। विस्तृत नौकरशाही दिखाई देती। नगर प्रशासन की हम बात करें, नगर प्रशासन को 30 सदस्यों वाली एक समिति चलाती है। एक मंडल है जिसके अंदर सदस्य हैं 30, और उनको आगे डिवाइड किया गया है 6 समितियों के अंदर। 6 समितियों के अंदर कितने सदस्य? एक समिति के अंदर 5 सदस्य। इनका क्या नहीं होता है? इनका चुनाव नहीं होता है, ठीक है, इनकी नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति से हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक विस्तृत नौकरशाही हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? एक विस्तृत नौकरशाही हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। समझ में आया? कमेंट कीजिए।
अरे कुछ तो बोलिए, कुछ तो कमेंट कीजिए। चलिए इन 6 समितियों को पढ़ते हैं। पहली समिति जो थी उद्योग शिल्प का निरीक्षण करती थी, यानी शिल्प कला समिति। पहली समिति कौन सी है? शिल्प कला समिति। शिल्प कला समिति में क्या था? ये करेगी क्या? ये उद्योग एवं शिल्प की देखभाल करेगी। देखभाल करेगी, ठीक है, इनका निरीक्षण करेगी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करती थी, यानी वैदेशिक समिति। वैदेशिक वैदेशिक समिति ये क्या करेगी? विदेशियों की देखभाल करेगी। विदेशियों की देखभाल करेगी, ठीक है। ये करेगी क्या? देखभाल, यानी कौन विदेश से आ रहा है, कौन जा रहा है, ये विदेश के बारे में सोचेगी। यही हमारा जो पासपोर्ट वगैरह होता है, पासपोर्ट होता है क्या? अपने ही देश से दूसरे देश में जाने की इजाजत लेना पासपोर्ट होता है, ठीक है। पासपोर्ट है अपने ही देश से अनुमति लेना कि मैं दूसरे देश में जाना चाहता हूं, तब आपको पासपोर्ट बना के दिया जाता है। वीजा होता है दूसरा देश जब आपको अलाउ करता है कि हाँ मेरे देश में आ सकते। समिति समझ में आई? करेगी क्या? विदेशियों की देखभाल करेगी। तीसरी जो समिति जनगणना समिति। तीसरी समिति कौन सी है? जनगणना समिति। जनगणना समिति। जनगणना समिति क्या करती है? जन्म मरण का ब्यौरा रखती है। जनगणना का जनगणना प्रथम बार मौर्य काल में प्रारंभ प्रारंभ होती है। यानी जनगणना पहली बार कब शुरू हुई थी? तो जनगणना पहली बार मौर्य काल में शुरू हुई थी। जनगणना समिति की हमें जानकारी मिलती है किसमें? मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में। उसमें जन्म मरण मृत्यु आदि का ब्यौरा रखा जाता है। और जनगणना प्रथम कब शुरू हुई थी? मौर्य काल में शुरू हुई थी। उसके बाद आती है चौथी समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था, यानी वाणिज्यिक समिति। कौन सी व्यवस्था? वाणिज्यिक समिति, जो व्यापार की व्यवस्था करेगी, वाणिज्य की व्यवस्था करेगी। देखिए कौन सी समिति है? चौथे नंबर की समिति है वाणिज्यिक समिति। वाणिज्यिक समिति ये क्या करेगी? वाणिज्य की देखभाल, यानी व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करेगी। व्यापार वाणिज्य
देखभाल कि व्यापार कैसे किया जा रहा है उनकी करेगी। दूसरी आ जाती है विक्रय की व्यवस्था और निरीक्षण करना, यानी वस्तु निरीक्षक। इसमें क्या है, निर्मित वस्तुओं की देखरेख होती है। निर्मित वस्तु की देखभाल कैसे होती है, ये देखभाल करते हैं कि हमने जो वस्तु बनाई थी राज्य के अंदर, किसी ने उसको स्टोर तो नहीं किया। अब वस्तु वहां पर तो ऐसी चीज है नहीं कि मोबाइल फोन है या फिर गोल्ड। वो देखभाल किसकी करते थे, यानी खाद्य फसलें जो बोई गई हैं, जो वहां पर खाने के लिए है, जो मूलभूत वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता, समाज स्टोर तो नहीं किया ताकि वो उसके ऊपर क्या ना कर सके, ज्यादा मुनाफा ना कमा सके। यानी उसको स्टोर तो नहीं कर रहे ना कोई, कि जब उसकी जरूरत होगी मंदी के दौरान उसको अधिक भाव में जब बेचा जाएगा, जब उसकी उस फसल की जरूरत, तो वो व्यापारी जिसने अब मान लीजिए किसी व्यापारी ने अनाज को स्टोर करके रख लिया और उसने उस अनाज को स्टोर करता रहा, खरीदता रहा, सस्ते भाव में खरीदता रहा। बाद में राज्य के अंदर पड़ गया अकाल और उसने उसके उसको अधिक मुनाफे पर बेचने, टुडे क्लास चलेगी सर, टुडे क्लास लगभग 6 5 6 10 के आसपास तक, 6 5 6 10 तक, ठीक है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट करके मौर्योत्तर को कल शुरू करेंगे। मौर्योत्तर आपका 3 क्लासों के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे कि मौर्योत्तर खत्म होते ही हम गुप्त साम्राज्य शुरू कर दें, कि मौर्य जब जाएंगे तभी गुप्त आएंगे, गुप्तों के बाद हर्षवर्धन आएगा, ठीक है। और कोशिश रहेगी नेक्स्ट वीक तक आपका जो सेकंड यूनिट है उसको कंप्लीट करके, और वर्धन वंश खत्म होते ही आप सीधे डायरेक्ट थर्ड यूनिट पढ़ते नहीं हो, डायरेक्ट मेडुअल के अंदर आ जाते हो। थर्ड यूनिट में क्या है, जैसे मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, अलग चीजें, यानी मौर्य साम्राज्य को हम फर्स्ट सेकंड यूनिट में पढ़ते हैं, फिर उसके प्रशासन को थर्ड यूनिट में देखते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको एक साथ ही करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपकी रहती है यूनिट सेकंड के अंदर रहती है, यूनिट थर्ड में आपका सोर्स ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री आ जाता है, और गोरी डायनेस्टी और मोहम्मद गोरी एंड इन्वेशन आ जाते हैं, ये चीजें आ जाती हैं। पोस्ट मौर्यन एम्पायर के अंदर जैसे पोस्ट मौर्यन के बाद गुप्त, गुप्ता के बाद गुप्त के आर्किटेक्चर, और उसके बाद वर्डन डायनेस्टी, ठीक है। तो ये चीजें आपकी रहती हैं। तो वस्तु निरीक्षक समझ गए, वस्तु निरीक्षक निर्मित वस्तुओं की देखभाल करना, एक ऐसी समिति जो निर्मित वस्तुओं की देखभाल करती है कि उसको बेचा गया, स्टोर किया गया, उसकी क्या स्थिति चल रही है। फिर आ जाते हैं निरीक्षण कर निरीक्षक। षष्ठ समिति, छठी समिति है कर वसूलने की व्यवस्था, यानी बिक्री कर और चुंगी कर वसूलती है। बिक्री कर वह चुंगी कर वसूलती है, ठीक है। और ये सारा का सारा विवरण हमने किसके आधार पर पढ़ा, मेगास्थनीज की इंडिका के आधार पर।
आधार पर इस विवरण को पढ़ा है। ठीक है, इस विवरण को पढ़ा है। तो अब एक नोट डाल के एक बात लिखिए, कौटिल्य जी क्या कहते हैं। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, सब इन्हीं का नाम। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नगरण प्रतिनिधि अध्याय लिखा है। इस प्रकार की कोई समिति उल्लेख नहीं मिलता, नहीं मिलता है। आगे बढ़े। यस, तो आगे बढ़ते हैं। नगर में अनुशासन बनाए रखने के लिए अपराधों पर नियंत्रण रखने हेतु पुलिस व्यवस्था होती थी, जिसे रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि नगर प्रशासन में 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। एग्रोनोमोई, जिला अधिकारी, ठीक है, यूनानी ग्रंथों के। एंटीनोमोई, नगर आयुक्त, और सैन्य अधिकारी। According to Megasthenes, the urban administration of the Maurya rule was divided into 6 committees. First committee used to inspect industries, craft. Second committee looks after the foreigners. The third committee census यानी गणना, जनगणना के आधारित है। Fourth committee system of trade and commerce. Fifth committee arrangement of sales inspections. Sixth committee system of tax collection. आगे देखते हैं। To mention discipline in this city and control crimes, there was a policy system which was called Rakshit. It is known from Greek sources that there were 3 types of officers in the city administration: agronoid, district magistrate; antonomy, city commissioner; and military officers. देखिए भाई, ये बात कर रहा है यहां पर न्याय व्यवस्था की। एक मिनट, पहले मिलिट्री को पढ़ लेते हैं ना, सैन्य व्यवस्था को पढ़ते हैं, उसके बाद हम न्याय व्यवस्था को पढ़ेंगे। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में बटी हुई थी। सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट था। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ थे। पैदल सेना यहाँ पर थी, अश्व सेना थी, गज सेना थी, रथ सेना थी, नौ सेना की व्यवस्था थी। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक था, होता था।
मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, ठीक है, और 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुयोजित अजय सैनिक थे। अजय होता है जिनको ऊपर जीत नहीं गया। देखिए भाई, मैगस्थनीज अलग आपको यहां पर जानकारी देगा, प्लिनी अलग जानकारी देगा संख्या को लेकर, लेकिन उनकी सेना में पैदल, घुड़सवार, रथसवार, हाथी मौजूद थे और नौसेना भी उनके पास थी। जल सेना भारतीय इतिहास में मौर्यों के द्वारा पहला किया गया प्रयोग था। एक नया प्रयोग यहां पर माना जाता है। मौर्यों के द्वारा पहला प्रयोग क्या हुआ? जनगणना। दूसरा नौसेना, ठीक है, एक नया भारतीय इतिहास में एक नया प्रयोग था। वैसे तो हमने जल सेना के अंदर निरयाकस को भी पढ़ा है, ठीक है, निरयाकस सिकंदर की जो जल सेना थी उसका जो प्रमुख था। आगे बढ़े, देखिए भाई, सेना को ढंग से पढ़ते हैं। राजकीय सेना, सेना कैसी थी? राजकीय सेना, सेना भगतम कहते थे। क्या कहते थे? सेना भगतम कहा जाता था। कितने पार्ट्स में बटी हुई थी? ये बटी हुई थी, देखिए, पैदल सेना थी, घुड़सवार थे, रथ सवार थे और हाथी सवार थे। पैदल जो थे ये कहते हैं 6 लाख। पिलनी, पिलनी कहते हैं कि 6 लाख पैदल सैनिक थे। फिर आ जाता है घुड़सवार, वो कहता है कि 30,000 घुड़सवार थे। रथ सवार कहता है उल्लेख नहीं है। प्लिनी ने रथ सवारों के लिए क्या नहीं किया? उल्लेख नहीं किया कि वहां पर रथ सवार कितने थे। हाथी सवार कहते हैं 9,000 हाथी थे। ये पूरा का पूरा विवरण किसके अनुसार है? प्लिनी के अनुसार। और मैगस्थनीज कहता है कि युद्ध समिति, एक युद्ध परिषद होती थी जिसके सदस्यों की संख्या 30 होती थी, जो 6 अलग अलग भागों में डिवाइड थी, ठीक है। जैसे इसने नगर का वर्णन किया है, नगर समिति का वर्णन किया, उसी प्रकार इसने यहां पर भी विवरण दिया है भाई, ठीक है। कमेंट कीजिए, समझ में आ गया? देखिए, मैगस्थनीज को पढ़ लेते हैं कि मैगस्थनीज क्या कहता है कि 6 प्रकार के मैगस्थनीज, कि एक युद्ध परिषद होती है, युद्ध परिषद होती है जिसके सदस्यों की संख्या 30 है। 30 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। 6 समिति है। प्रत्येक में 5, प्रत्येक में 5 सदस्य। वो 6 समिति कौन कौन सी है भाई? देखिए, जल सेना, की देखभाल, पहली समिति क्या करती थी? जल सेना की देखभाल करती थी। दूसरी समिति सैनिकों की भर्ती, रसद आदि की देखभाल, रसद आदि की देखभाल। रसद क्या होता है? कि सेना के लिए भोजन है या नहीं है, कहीं सैनिक लड़ने के लिए भेज दिया और पीछे भोजन है ही नहीं, तो इसकी देखभाल कौन करती थी? रसद करते, एक दूसरी समिति थी जो करती थी, रसद समिति, कि सैनिक युद्ध में कम मरे और भूख से ज्यादा मरे,
तो उस चीज का भी ख्याल कौन रखता था? रसद समिति रखती थी। ठीक है, दूसरी समिति रसद और भर्ती की जांच करती थी। ठीक है, पैदल सेना, तीसरी पैदल सेना से संबंधित थी। फोर्थ समिति जो थी घुड़सवार सेना से देखभाल करती थी, घुड़सवार सेना की देखभाल करती थी। पांचवी समिति जो थी रथ सेना की देखभाल करती थी, रथ सेना की देखभाल करती थी। छठी जो समिति थी ये हस्ती सेना की देखभाल करती थी, हस्ती सेना की देखभाल करती थी। रसद के अंदर भाई जानवरों का भोजन भी और जो भोजन सैनिकों को करना वो सारा आ जाता था, यानी इनकी खाने पान की देखभाल कौन करती है? रसद से जुड़ा हुआ होता है और दूसरी समिति उसकी देखभाल करती है। तो यहां तक की चीजें समझ में आई? कमेंट कीजिए। क्लियर है? देखिए भाई, जस्टिन कहता है, जस्टिन ने हमने पढ़ा है मौर्य सेना को क्या कहता है? डाकुओं का गिरोह कहता है। किसने कहा था? जस्टिन। मौर्य सेना किसका गिरोह है? डाकुओं का गिरोह है। गिरोह कहा है। सेना के लिए 5 प्रकार के किले थे, 5 प्रकार के क्या थे? 5 प्रकार के किले थे। एक तो स्थल, जल, वन, गिरी और मग। ठीक है, मग, ये क्या थे? 5 प्रकार के किले थे जो सेना के लिए होते। सैन्य विभाग का प्रधान सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान सेनापति। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन कौन करता है? युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला, सेना का संचालन करने वाला नायक। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला नायक था। इतनी चीजें समझ में आई? अब वहां पर सैनिक भी दो भागों में बटे हुए थे, एक तो भर्तभोगी और एक अनुवांशिक। क्या है? एक अनुवांशिक होता है, एक भर्तभोगी होता है। तो सैनिकों के भी दो प्रकार थे वहां पर। देखिए, सैनिकों के दो प्रकार, अनुवांशिक और भर्तभोगी। अनुवांशिक जो होते हैं ये जन्म पर आधारित होते हैं। ठीक है, नियमित वेतन भोगने वाले, नियमित वेतन भोगने वाले, यानी ये इनकी जो नियुक्ति रहेगी वो नियमित रूप से रहेंगे। ठीक है, भर्तभोगी होते हैं भाड़े के, यानी अस्थायी सैनिक। और ये कैसे सैनिक हैं? ये स्थायी सैनिक हैं। युद्ध हो या ना हो इनको रखा जाएगा और इनको युद्ध के समय भर्ती किया जाएगा कि आइए लड़ाई छिड़ी है और आपको लड़ना है राज्य के लिए, राजा के लिए, साम्राज्य के लिए। अलग अलग इनको मोटो देकर लड़ाई के अंदर भर्ती किया जाता है। ठीक है, सेना में भर्ती किया जाता है और फिर लड़ाई के लिए भेज दिया जाता है।
अच्छा, अब कमेंट करके बताइए इनमें से सबसे ज्यादा कौन से सैनिक मरते होंगे। ये ए है और ये बी है। स्थायी सैनिक, देखिए इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है अच्छी प्रकार से, इनको सारी चीजों का पता रहता है कि किस माहौल में किस प्रकार से लड़ना है, और ये होते हैं सिर्फ कुछ समय के लिए ट्रेन इनको किया जाता है, इनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती हर चीज की। ठीक है, तो ये नौ सिखिया होता है। आप अगर नौ सिखिया को कोई भी फायरिंग के लिए कोई भी हथियार देते हैं तो सबसे पहले अपने आप के लिए खतरा होता है वो। ठीक है, देखिए भाई, ये हो गया हमारा सैन्य विभाग। मिलिट्री सिस्टम मैंने पढ़ लिया। द मिलिट्री सिस्टम वाज गवर्नड बाय ए मिलिट्री डिपार्टमेंट डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज, each committee consisted of 5 military experts. There was a system of infantry, cavalry, yard army, chariot army, and navy. The highest officer of military management was called Antpal. He was also the administration of the border areas according to Megasthenes. Chandragupta Maurya's army was invincible, equipped with 6 lakh infantry, 50,000 cavalry, 9,000 elephants, and ride 800 chariots। ठीक है, अब आ जाता है मगध साम्राज्य के न्याय व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम। मौर्य को मौर्य के एकांतांतरम शासन में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। वह सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई अंतिम अदालत था। इसके अतिरिक्त संपूर्ण साम्राज्य में अनेक अदालतें होती थी। न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के होते थे, धर्मस्थिज और कटकसोदा। देखिए, राजा एवं ग्राम न्यायालय को छोड़कर दो अन्य न्यायालय भी थे। दो अन्य न्यायालय होते थे, कौन कौन से हैं? एक तो धर्मस्थनिज है और एक कंटक शोधन है। धर्मस्थनिज, धर्मस्थनिज क्या कहता है? धर्मस्थनिज में क्या होता है? आधुनिक सिविल कोर्ट आप मान लीजिए, आधुनिक सिविल कोर्ट अब मान लीजिए, ठीक है, आधुनिक सिविल कोर्ट जब मान लीजिए, इसमें होता क्या है? इसमें जो न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश होता है, उसे व्यवहारिक कहा जाता है, व्यवहारिक कहा जाता है। इसमें 3 विधि और 1 व्यवहारिक और 3 अमात्य और कितने सदस्य हो गए? कुल 7 सदस्य होते थे। धर्मस्थनिज जो न्यायालय है, इसके अंदर इसे आप आधुनिक सिविल कोर्ट आप इसको मान सकते हो। इसमें न्यायाधीश जो होता है वो व्यवहारिक कहलाता है, और जो व्यवहारिक होता है इसके अंदर जो न्यायाधीश था, धर्मस्थनिज जो न्यायालय था, इसके अंदर कुल 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्यों में 3 विधि विशेषज्ञ यानी जो कानून की नॉलेज रखते हैं, विधि विशेषज्ञ विधि विशेषज्ञ, और
3 अमात्य और 1 व्यवहारिक। तो ये कितने हो गए? कुल 7 सदस्य हो गए। आगे आ जाता है कटक शोधन। आप फौजदारी न्यायालय इसको बोल सकते हैं, फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय, इसमें 3 विधि विशेषज्ञ, 3 विधि विशेषज्ञ और 3 अमात्य। तीन अमात्य और 1 प्रदेष्टा होता था। इसका जो प्रमुख होता है उसे, जो कटक शोधन का जो न्यायाधीश होता है उसे क्या कहते हैं? प्रदेष्टा कहते हैं। न्यायाधीश, न्यायाधीश कौन है? प्रदेष्टा। कौन है? प्रदेष्टा। मैं यहां पर लिख देता हूं इसके न्यायाधीश को, प्रदेष्टा। अब समझ में आ गया? और जो राजा है वो अंतिम अदालत है भाई, ठीक है, राजा सर्वोपरि है। अब राजा के पास ये तो काम है नहीं कि वो पूरा दिन बैठ कर न्याय करेगा, घूमना फिरना भी है उसको, और भी बहुत सारे काम है, राजा है वो। तो उसने कुछ लोगों को रखा कि आप न्याय कीजिए, ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए फिर हमें बुला लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी न्याय से संतुष्ट नहीं होता है तो वो किस में जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो उसी प्रकार जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या स्टेट कोर्ट के अंदर, जो हाई कोर्ट के अंदर अगर संतुष्ट नहीं हो पाता है तो किस में जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो वैसे सुप्रीम कोर्ट वहां पर क्या थी? राजा था। आगे बढ़े, पीछे से रख के, क्या है मेरे पीछे? अच्छा, प्रतिष्ठा लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं भाई, ऊपर लिख दिया मैंने प्रतिष्ठा को। अब कमेंट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। कमेंट कीजिए, ऑल क्लियर, ओके। आगे देखते हैं भाई। अब कुछ अपराध थे जो उनको नाम दिया गया है। एक होता है अपराध, होता है वाक पारुष्य, या फिर दंड पारुष्य। ये किस लिए नाम दिया गया था? ये अपराध अगर कोई कुवचन करता है, जैसे हमने पढ़ा था कि अनंतपुर के अंदर अशोक के लिए 500 महिलाओं ने क्या कर दिया था? 500 महिलाओं ने उसे कुपुरुष कह दिया था, कुवचन उसको बोल दिए थे। तो अनंतपुर के अंदर उसने उनको जिंदा जलवा दिया था। पढ़ा ना अशोक को? अगर कोई मारपीट करता है, ठीक है, मानहानि का कोई केस आता है, तो उसको किसके रूप में देखा जाएगा? वाक पौरुषय या दंड पौरुषय के रूप में देखा जाएगा। फिर आ जाता है चोरी, डकैती, लूट। इन सब में क्या नाम दिया गया है? साहस। साहस नाम दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कौटिल्य ने 3 प्रकार के अर्थ दंडों का उल्लेख करता है। पूर्व शास्त्र दंड यह 48 से लेकर 96 पन तक का होता है। इसके लिए कितना है, 48 से लेकर 96 पन आपको देने होंगे। मध्य शास्त्र दंड, इसके लिए 200 से लेकर 500 पन आपको भुगतान करना होगा, जुर्माना एक प्रकार का। गुड इवनिंग अनु बहन, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। उत्तम शास्त्र दंड, ये 500 से लेकर 1000 पन आपको देने होंगे दंड के स्वरूप में। और कौटिल्य के अनुसार जब आप कोई भी न्यायाधीश है वो न्याय करता है तो उसको 4 बातें समझानी होती है। कितना हो गया, कंप्लीट हो गया भाई मोर, ये तो क्या, कौटिल्य कहता है कि न्यायाधीश जब न्याय करेगा तो कितनी बातों को ध्यान में रखेगा, 4 बातों को, यानी 4 बातों को उनको पता होना चाहिए जो भी न्यायाधीश है। पहली बात होती है कि धर्म को ध्यान में रखे। धर्म मतलब धर्म शास्त्र का ध्यान, धर्म शास्त्र का ध्यान, ठीक है, कि धर्म शास्त्र के अनुसार कोई उसके विधान है या नहीं। दूसरा व्यवहार, यानी गवाह, उसके लिए उसके विपरीत कोई गवाह है या उसके सेफ में कोई गवाह खड़ा है या नहीं, ठीक है। फिर आ जाता है चरित्र। चरित्र मतलब उसका इतिहास, उस व्यक्ति के ऊपर पहले कोई आपराधिक मामला तो नहीं है, पहले उस व्यक्ति ने क्या किया है, कुछ इसके बारे में, लोक इतिहास के बारे में से कहते हैं लोक इतिहास, लोक, ठीक है। आप भी तो लेकर जाते हो ना पुलिस वेरिफिकेशन, कहीं पर जब आपकी जॉब लगती है तो पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा, ठीक है। शासन, राज आज्ञा का ध्यान रखना कि राजा ने क्या आज्ञा दी है उसको देखना है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका भाई पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य। अब देखिए गुप्त व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था ऐसे करवा देंगे, ठीक है। गुप्तचर व्यवस्था के लिए तो प्रधान जो होगा इसका अध्यक्ष, इसका प्रधान क्या होगा, महामात्य सरप, महामात्य सरप। गुप्तचर विभाग का जो अध्यक्ष होगा वो महामात्य सरप होगा। अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है, अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, स्त्री प्लस पुरुष दोनों ही गुप्तचर होते थे। 2 प्रकार के गुप्तचर थे, एक तो संस्था, एक संचार। संस्था एक स्थान पर रहता था, संचार अलग अलग घूम घूम कर सूचना इकट्ठा करता था, घूम घूम कर सूचना इकट्ठा करता था, ठीक है। गुप्तचर व्यवस्था समझ में आ गई। प्रतिवेदक, हमने अशोक को जब पढ़ा था तो प्रतिवेदक शब्द यूज किया था। प्रतिवेदक समझते हो, प्रतिवेदक वो होते हैं जो विशेष संवाददाता होते हैं, विशेष संवाददाता, यानी कोई विशेष संवाददाता जो, यानी कोई विशेष गुप्तचर जो स्पेशल हैं, ठीक है, उनको प्रतिवेदक कहा जाता है। और ये किसी भी समय सीधे सम्राट से मिल सकते हैं, वो किसी भी हालत में हो या कुछ भी कर रहा हो। कमेंट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर।
देखिए भाई, शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस थी, शांति व्यवस्था के लिए क्या है, पुलिस है। कार्य कौन करती है शांति व्यवस्था के लिए, पुलिस। पुलिस को क्या कहता है, रक्षण कहा गया है। क्या कहा गया है, रक्षण कहा गया है। उपनाम की अगर मैं बात करूं, उपनाम पुलिस अधिकारी के, ठीक है, अधिकारी के। ओसियर्स, ये नाम दिया है एरियन ने, एरियन इतिहासकार है जो, उन्होंने ये नाम दिया है। उसके बाद इंस्पेक्टर्स, स्ट्रेबो, ठीक है, स्ट्रेबो ने ये नाम दिया है। आप एक काम करोगे, जितने भी इतिहासकार के हम नाम पढ़ते हैं, ठीक है, गूगल पर जाकर उनकी पिक सर्च कर लेना भाई, ताकि आपको पता लग जाए कि इतिहासकार, अगर आपके सामने कभी कोई पिक भी आ जाए, ठीक है, मान लीजिए आप गलती से घूम रहे हो, आप कलकत्ता की तरफ हो या फिर दक्षिण भारत की तरफ हो, घूमते हुए जा रहे हो, ट्रेन से सफर कर रहे हो या किसी भी सफर कर रहे हो किसी भी व्हीकल से, तो आपको अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है तो ये तो पता चले कि हाँ वो इतिहासकार है। और इतिहासकार के आसपास कभी भी भीड़ नहीं मिलती है, कुछ ही लोग होते हैं उनके साथ होते हैं, ठीक है, साधारण सा जीवन जीते हैं वो, क्योंकि प्रोफेसर्स होते हैं, पीएचडी होल्डर्स होते हैं वो, तो उनका जो जीवन होता है बिल्कुल सादा होता है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं भाई। आपका मौर्य साम्राज्य हुआ कंप्लीट, और बाकी चीजें कल पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में। तो आप मुझे अब इजाजत दीजिए जाने की, तो कल मिलेंगे मौर्योत्तर काल के साथ और कुछ नए तथ्यों के साथ। तो कमेंट कर दीजिए क्लास आपको कैसी लगी, उसके बाद क्लास को ऑफ करते हैं। लाइव क्लास में अंजू, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से इस क्लास को गुजरना पड़ेगा। सर्वर के अंदर जब 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर ये क्लास डलेगी, ठीक है। अनु, मैंने आपको मैसेज डाला हुआ है, आपने चैट, आपने ऐप खोलकर ओपन ही नहीं किया होगा। चैट बुक्स के अंदर सुबह भी मैसेज किया था, क्लास शुरू करने से पहले मैसेज किया था, और क्लास शुरू करके मैसेज किया था। थैंक यू अंजू, थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। और बिल्कुल आपको शेड्यूल डलता रहेगा, मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को अपना चैट बॉक्स ओपन करके देखना, मैसेज मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।